नमस्कार दोस्तों, 8 अगस्त साल 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी के लोग, जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी और फैसला लेने वाली इंस्टीट्यूशन होती है, वहाँ पे एक बैठक होती है और उस बैठक में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और मंच पर खड़ा होते हैं महात्मा गांधी। शांत चेहरा पर भी एक अलग ही जोश। महात्मा गांधी भाषण देते हैं और कहते हैं, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं और आप उस मंत्र को अपने हृदय में बैठा लो ताकि आप हर सांस हर पल इसे याद रख सके। और वो मंत्र है डू और डाई, करो या मरो। Concluding, Gandhi said, "Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom: do or die." हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में हम मारे जाएंगे। अपने गुलामी को कायम होते हुए देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। अरुणा असाफ अली ने मैदान पे ही तिरंगा फहराता है और अब आज़ादी की लड़ाई शुरू हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। सोचिए दोस्तों, साल 1940 में पूरी दुनिया जल रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के युद्ध में। यूरोप, एशिया, हर जगह लड़ाई की जंग छिड़ी हुई थी और उस युद्ध में भारत को जबरदस्ती घसीट लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इसकी कीमत किसने चुकाई? आम जनता ने या सैनिकों ने या महात्मा गांधी जैसे टॉप लीडर्स? चलिए आगे वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। गांधी जी ने जनता से अपील करते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नेशन मानकर काम करें और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए सिविल डिसोबीडियंस करें। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का यूज किया। अगले सुबह यानी कि 9 अगस्त को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद जैसे टॉप लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया। केवल 24 घंटों के अंदर ही कांग्रेस कम्युनिटी के ज्यादातर मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को आगा खां प्लेस पुणे में कैद किया गया, जहां से वो साल 1944 में हेल्थ रीजन की वजह से उन्हें रिहा किया गया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदानगर फोर्ट में अगस्त साल 1942 से लेकर जून साल 1945 तक यानी कि पूरे 34 मंथ जेल में रहना पड़ा और ये उनका सबसे लंबी कैदी था। लीडर के अरेस्टेड के बाद अरुणा असाफ अली ने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता संभाली और इंडिया फ्लैग फहराया। गांधी जी ने कहा था कि मूवमेंट नॉन वायलेंट होगा, लेकिन जेल में जाने के बाद मूवमेंट को संभालने वाला कोई नहीं था। कुछ ही दिन बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। लेकिन इस स्टेप से जनता में कांग्रेस के लिए सिंपैथी और बढ़ गई। बड़े पैमाने पर रैलीज और प्रोटेस्ट शुरू हो गई। स्ट्राइक हुई और मजदूर ने काम पर जाना ही बंद कर दिया। अहमदाबाद, पुणे और मुंबई में कॉटन मिल्स और फैक्ट्रियां बंद हो गई। अकेला अहमदाबाद में 8000 वर्कर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी। देश भर में स्टूडेंट ने स्कूल जाना छोड़ दिया और वर्कर के साथ प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर लिया। और ये आंदोलन धीरे धीरे और भयानक होता गया। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने आंदोलन को दबाने के लिए बेहद ब्रूटल क्रैकडाउन किया। सिर्फ 11 और 12 अगस्त के बीच दिल्ली में 47 बार फायरिंग हुई। उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त से 21 अगस्त के बीच 29 बार फायरिंग हुई, जिसमें 76 लोग मारे गए और 144 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सेंट्रल प्रोविंसेस में पहले 3 हफ्तों में ही 64 लोग मारे गए, 102 लोग घायल हुए और 11,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैसूर स्टेट में आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही पुलिस फायरिंग की वजह से 600 लोगों की जान चली गई। पटियाला में स्टूडेंट ने पब्लिक बिल्डिंग पे तिरंगा फहराने की कोशिश किया तो वहां पे भी फायरिंग की गई, जिसके कारण 8 स्टूडेंट की मौत हो गई। मैसूर की एक रैली में 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई फायरिंग की वजह से। कोलकाता में कई बार फायरिंग हुई, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। लगभग हर बड़े बड़े शहरों में हालत ऐसे ही था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बालिया में एक ऐसा पल आया जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। लोकल लोगों ने जिला प्रशासन को ही उखाड़ फेंका। बिजली और टेलीफोन लाइनें काट दी गई।
रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दिए गए। ये उस वक्त था जब जनता ने साबित कर दिखाया कि आज़ादी अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत होने जा रही है, क्योंकि पब्लिक ने जेल तोड़कर कांग्रेस लीडर को आज़ाद करवा लिया। लेकिन रिप्रेसेशन जितना बढ़ता गया, रेजिस्टेंस उतना ही मजबूत होता गया। बंगाल के मिदनापुर और बम्बे की कुछ हिस्सों में, जो आज के टाइम में मुंबई बोला जाता है, लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट बना ली, जो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ समय तक काफी असरदार साबित हुई। लेकिन ये पैरेलल गवर्नमेंट ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये वो लहर थी जिसने पूरे भारत को आजादी के लिए एकजुट कर दिया। Patriotic urge to action moved the people. It was ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहली बार ये एहसास हुआ कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। अगस्त साल 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट अपने चरम पे था। उनका मकसद था रेल यातायात को बंद करके अंग्रेजों की ताकत को चुनौती देना। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी कीमत खून से वसूली। आकाश से उतरे ब्रिटिश एयरफोर्स और फाइटर प्लेन और निहत्थे इंडियंस पर मशीन गन से गोलियां बरसा दी। जैसे जैसे मूवमेंट तेज होता गया, टेंशन लगातार बढ़ता गया। ब्रिटिश ने बड़े पैमाने पर लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पूरे देश भर में 1 लाख लोगों से भी ज्यादा प्रोटेस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। कई जगह पर प्रोटेस्टर को पब्लिक में ही पीटा गया और कई सारे लोगों की जान भी ले लिया गया। सरकार ने भी सख्त कदम उठाया। पब्लिक रैलीज, मीटिंग और गैदरिंग पे बैन लगा दिया, क्योंकि कांग्रेस के कई टॉप लीडर्स जेल में थे। इस वजह से कई वोमेन्स अंडरग्राउंड में रहकर ही लीडरशिप संभाली। उन्होंने सेक्रेटली पंफलेट्स छापकर लोगों में बांटे, फंड्स और वेपन्स इकट्ठा किए और छिपे हुए कांग्रेस लीडर को सेफ जगह ठहराया। लेकिन वो झंडा फहराने वाला कोई आम शख्स नहीं, बल्कि 15 साल की एक लड़की कनकटला बरुआ थी। उम्र इतनी कम कि आज के टाइम में बच्चे किताबों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस समय असम के एक छोटे से गांव में उसी 15 साल की लड़की ने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अकेले ही नहीं बल्कि 500 लोगों की भीड़ की इकट्ठा किया। मकसद साफ था, पुलिस थाना तक जाना और वहां पर तिरंगा फहराना। जैसे ही ये भीड़ पुलिस थाने तक पहुंची, पुलिस ने चेतावनी देती है, पीछे हट जाओ वरना गोली मार देंगे। लेकिन वो लड़की पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो आगे बढ़ी सीना तान कर और अगले ही पल गोली चल गई। गोली सीधा उनके सीने में लगी और वहीं पर उनकी मौत हो गई। पर कहानी अभी खत्म नहीं होती। जब सारे बड़े लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया था तो भी आंदोलन रुकने वाला नहीं था और ना ही रुका। कई राष्ट्रीय नेता अंडरग्राउंड चले गए, आने की छिप छिप कर काम करने लगे। किसी ने पंफलेट्स बांटे तो किसी ने गुप्त सरकार बनाई। कुछ लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सेक्रेट रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित किया। इसी दौरान शुरू हुआ था कांग्रेस रेडियो, आने की 14 अगस्त साल 1942। इसका लोकेशन था बॉम्बे में ही कहीं जगह। मतलब पुलिस से बचने के लिए बार बार जगह बदलनी पड़ती थी। ये रेडियो अंडरग्राउंड मूवमेंट का हार्ट बीट बन गया था, जहां से फ्रीडम फाइटर्स जनता तक अपने मैसेज को पहुंचाते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे कि आजादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और सबसे इंस्पायरिंग बात, इस रेडियो प्रोजेक्ट के पीछे भी एक व्यक्ति का हाथ था, बॉम्बे की उषा मेहता की। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। लेकिन फाइनली 12 नवंबर को पुलिस ने एक रेड में इस रेडियो को बंद करवा दिया और उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट का मोमेंटम भी कम होने लगा। मार्च साल 1943 भारत छोड़ो आंदोलन अपनी पीक से नीचे आ गया था। ब्रिटिश रूल तो खत्म ही नहीं हुआ और ज्यादा लीडर्स अभी भी जेल में थे। लेकिन एक बात साफ थी कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं था। जब भारत छोड़ो आंदोलन का मोमेंटम थोड़ा कम हुआ, तब भी देश में आजादी की ज्वालामुखी बुझी नहीं। इसी बीच देश के एक और युवा नेता सुभाष चंद्र बोस एक अलग ही रास्ता अपना रहे थे। बोस को मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था ताकि ब्रिटिश को वो भारत से बाहर निकाल सके। इसलिए उन्होंने जर्मनी और जापान के साथ एलियंसेस बनाने की कोशिश की। उनका मानना था कि अगर हम एनिमीज के सपोर्ट से लड़ेंगे तो शायद आज़ादी जल्दी मिल सकती है। साल 1943 में बोस ने जापान की हेल्प से आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने एक ट्रेंड आर्मी बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आज आज़ाद हिंद फौज के नाम
से जाना जाता है। लगभग 40,000 लोगों ने इस आर्मी में थे और हर कोई तैयार था ब्रिटिश रूल को इंडिया से हटाने के लिए। मार्च साल 1944 में बोस और उनकी आजाद हिंद फौज जापानीज आर्मी के साथ मिलकर इंडियन बॉर्डर को क्रॉस किया। वो कोहिमा और इम्फाल की तरफ बढ़े नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। शुरुआत में कुछ सक्सेस भी मिली, लेकिन जापानीज एयर सपोर्टेड बंद होने और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर भी आजाद हिंद फौज ने अपने आप को फ्रीडम फाइटर साबित किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया अपने आज़ादी के लिए खुद लड़ सकता है। अगस्त साल 1945 जापान की हार के कुछ दिन बाद खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मारे गए। कुछ लोग मानते हैं कि बोस जिंदा थे और कई सेक्रेट हाइड आउट में थे, इसलिए उनकी डेथ आज भी एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। लेकिन भारत के लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे। देश भर में एक ही बात गूंजती रही, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। धीरे धीरे ये प्रेशर ब्रिटिश अथॉरिटीज पर असर दिखाने लगा। प्रदेश, टाउन, विलेज, हर जगह लोगों की हौसला बढ़ता गया। जेल में बैठे लीडर्स के साथ साथ आम आदमी की भी आवाज निकल रही थी, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और ये आवाज इतनी स्ट्रांग हुई कि कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर पाया। अब लोगों को एहसास भी होने लगा कि हमें बहुत ही जल्द आजादी मिलने वाली है। फ्रीडम के साथ ही वे सारे लीडर्स जो जेल में थे वो धीरे धीरे रिलीज हुए, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लीड किया था। बार्स खुली और बाहर खड़ी भीड़ क्लैप्स किए, स्लोगन्स और एंथोजियम के साथ वेलकम किया। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन लोगों को जेल से वापस आना भी एक सिंबॉलिक मोमेंट था। ये दिखा रहा था कि स्ट्रगल का साइकिल अब कंप्लीट हुआ, फ्रॉम रेजिस्टेंस टू फ्रीडम। अब समय आता है 15 अगस्त साल 1947, आधी रात के वक्त आने की मिडनाइट के आसपास सत्ता का हस्तांतरण हुआ और भारत ऑफिशियली इंडिपेंडेंस घोषित हुआ। इसी रात कंस्टिट्यूएंट असेंबली में एक हिस्टोरिक स्पीच दी गई। ये वो स्पीच थी जिसे हम आज ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने डिलीवर किया। उस हिस्टोरिक पल पर कई बड़े लीडर्स और ऑफिशियल्स मौजूद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आइकॉनिक स्पीच दी और भारत के पहला प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, असेंबल में मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रमुख लीडर और बाद में भारत के पहले होम मिनिस्टर बने। लेकिन रियलिटी बात यह है कि इंडिपेंडेंस एक डेट नहीं थी, उन हजारों ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरी थी जिन्होंने पंफलेट चलाए, रेडियो चलाए और